सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में 11वीं कक्षा की जो वार्षिक परीक्षा में संस्कृत का प्रश्न पत्र आया है उसको सरल करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अभी जो 28 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ था वही पेपर है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने पढ़ी होंगी, उसी के आधार पर आपने पेपर दिया होगा, जिसमें आपसे कहा गया है कि मुद्रित पृष्ठ इसमें 8 हैं और प्रश्न 14 हैं। तो इन सभी 14 प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सरल करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना पेपर साथ लेकर बैठें और उसमें जो आप आंसर लगा कर आए हैं उनको आप अगर मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर आएंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम संस्कृतेन लिखत। ये गद्यांश है, जैसा आपको निर्देश दिया जाए उसी निर्देश के आधार पर आपको संस्कृत में इसके प्रश्न लिखने हैं। जो चैनल पर गद्यांश की वीडियो है उसमें भी हमने गद्यांश को किस प्रकार से सरल करना है ये आपको बताया है। 12वीं में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उस वीडियो को चैनल से देख लें। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में आपको उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहले का पहला भाग है, आश्रमे वरतंतु कह आसीत। आश्रम में वर्तंतु कौन था? तो वर्तंतु आपको यहाँ देखो लिखा हुआ है, वर्तंतुर नाम कुलपति ही। तो यहाँ से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उत्तर हो जाएगा कुलपति ही। क्या लिखेंगे? कुलपति ही। विसर्ग। अगला प्रश्न, कौत्स नाम वटुः केशाम वेत्ता अभवत। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेदानाम वेत्ता ये लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेदानाम, क्योंकि एक पद में ही उत्तर देना है आपको, तो ऐसे लिखेंगे वेदानाम। जब एक पद में उत्तर देते हैं उसके बाद पूर्ण विराम होता है तो अनुस्वार नहीं लगता, मकार लगता है। तीसरा प्रश्न, कुत्र अनेके मेधाविनः बटवः अपठन्। कहाँ पर अनेक मेधावी ब्रह्मचारी पढ़ते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्रम पदे, क्योंकि कुत्र जो है वो किम शब्द से तरल प्रत्यय लगता है और ये सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो आप सप्तमी विभक्ति के अर्थ में ही आप उसका उत्तर देंगे। हो जाएगा आश्रम पदे। अगला प्रश्न दूसरा, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। अब आपको एक पद में उत्तर नहीं देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आश्रम पदम कीदृशम आसीत। तो आपको उत्तर देना है आश्रम पदम विसर्ग रमणीयम। यहाँ से शुरू करके विसर्ग रमणीयम शांतम पवित्रम और उसके बाद आपको लिखना है च आसीत और फिर पूर्ण विराम। उत्तर क्या बनेगा? आश्रम पदम विसर्ग रमणीयम शांतम पवित्रम च आसीत। दूसरा, आश्रम पदे के वसंती स्म। आश्रम पद में कौन रहते थे? तो आप यहाँ देखिए, तत्र तपः परायणा ऋषयः वसंती स्म। यहाँ से हमने इसका उत्तर लिखना है, तो हो जाएगा उत्तर आश्रम पदे तपः परायणाः। तत्र की जगह पे आप आश्रम पदे लिखेंगे, तपः परायणाः ऋषयः वसंती स्म, यहाँ तक। ठीक है, तत्र के स्थान पर आप आश्रम पदे ये लिखेंगे। अगला, केशाम प्रभावात् पशवः पक्षिणश्च आश्रम पदे विचरन्ति स्म। तो आप यहाँ देखिए, ऋषिणाम तपः प्रभावात्, तो केशाम के स्थान पर लिख देंगे ऋषिणाम तपः। उत्तर बन जाएगा ऋषिणाम तपः प्रभावात् पशवः पक्षिणश्च आश्रम पदे विचरन्ति स्म। अगला प्रश्न तीसरा, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो संस्कृत में आपको इसका शीर्षक लिखना है, आपको इसको एक नाम देना है। तो वो आपको जो उचित लगता हो वो आप दे सकते हैं। छात्रों के हित में इस प्रश्न का निर्णय किया जाता है, कोई एक उत्तर इसका नहीं हो सकता है। जो आप अगर इससे रिलेटेड सही उत्तर देंगे ना, जैसा भी,
तो वो ठीक ही माना जाता है। जैसे मैं कुछ सुझाव आपको दे रहा हूँ, इसका हो सकता है आश्रम पदम बन सकता है, आश्रम पदम ये हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है रमणीयम आश्रम पदम, रमणीयम मकार आएगा क्योंकि आगे आ है, स्वर है, तो रमणीयम आश्रम पदम ये हो सकता है। या एक हो सकता है तपसः प्रभाव, ये भी हो सकता है, तपसः प्रभाव। लेकिन तप का प्रभाव यहाँ थोड़ा सा कम ही दिखाया गया है, ज़्यादातर आश्रम के विषय में ही इसमें बताया गया है। और वर्तंतु नाम कुलपति यहाँ था, तो वर्तंतु कुलपति ऐसा भी लिख सकते हैं, कोत्सह वटु ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब कोई आप इसको एक शीर्षक देना है, एक नाम आपको देना है। अगर व्याकरण की दृष्टि से आप उसको ठीक लिखते हैं तो इसमें आपको नंबर मिलता ही है। चलो आगे देखते हैं। चौथा इसमें प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः केवलम प्रश्न त्रयम। इसमें अब आपको 3 प्रश्न करने हैं, 4 आपको दिए गए हैं। पहला अस्मिन् गद्यांशे कठोरः इत्यस्य शब्दस्य कृते किम विलोम पदम प्रयुक्तम, कि कठोर शब्द के लिए गद्यांश में विलोम पद कौन सा प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदुलः। कठोर का विलोम पद कोमल, मृदुल। ऋषिनाम इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति, तो ऋषिनाम में आप देखें षष्ठी विभक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क। सरलः इत्यस्य विशेष्य पदम किम, तो सरल का यहाँ विशेष्य पद है वह, घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बटवह इसका विशेष्य पद नहीं है, ये आप ध्यान रखना, पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर होगा बटुः। आसीत पुरा कस्मिंश्चित् वने विसर्ग रमणीयम शांतम पवित्रम किमपि आश्रम पदम। यहाँ अस्मिन वाक्य, यहाँ इस वाक्य में आसीत क्रिया पदस्य कर्ता कह, ये आपसे पूछा है, तो कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला, और क्रिया है इसमें आसीत, था तो कौन था, आश्रम पद, तो कर्ता हो जाएगा यहाँ आश्रम पद। अगला प्रश्न, रचनात्मक कार्यम खंड ख। भवान श्याम, आप श्याम हैं, स्वविद्यालय से वर्णनम कुर्वन् मित्रम प्रति लिखितम पत्रम मंजूषागत पदई पूर्यता। आप श्याम हैं, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को आपको एक पत्र लिखना है, और मंजूषा में जो आपसे शब्द दिए गए हैं उनका ही प्रयोग करते हुए आपको इनमें भरना है। तो परीक्षा भवनम क ख ग दिनांक, यहाँ खाली स्थान दिया जरूर है। मैंने पत्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति की जो वीडियो बनाई है उसमें भी ये बताया था कि आपको परीक्षा में भी इस प्रकार से यहाँ खाली स्थान मिल सकता है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ये खाली स्थान वास्तव में खाली स्थान नहीं है, दिनांक आपको लिखी हुई मिल भी सकती है, नहीं भी। खाली स्थान उन्हीं को मानना है जिसमें ऐसे संख्या लिखी हुई है, जहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो यही 5 खाली स्थान होंगे। प्रिय मित्र मनोज, सप्रेम नमः, अत्र कुशलम तत्रास्तु। ये लाइन मैंने बार बार सभी को रटवाई है, बताया है कि अक्सर यहाँ से खाली स्थान पूछा जाता है। तो तत्रास्तु में अस्तु तो दिया हुआ है, तत्र गायब है, तो पहले में हो जाएगा तत्र। दूसरा, अहम अधुना स्वविद्यालयस्य वर्णनम कर्तुम इच्छामि, मम विद्यालयस्य खाली स्थान अतीव विशालम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा भवनम। दूसरे में उत्तर आ जाएगा भवनम, ये दूसरे का उत्तर होगा। अस्य क्रीडा प्रांगणम अपि खाली स्थान च अस्ति, तो इसका हो जाएगा हरितम। अस्य क्रीडा प्रांगणम अपि हरितम च अस्ति। चौथे में हो जाएगा शिक्षकाः, सर्वे शिक्षकाः परिश्रमशीलाः छात्राश्च अनुशासिताः सन्ति। और अंतिम एक ही बच गया हमारे पास, विस्तरेण, तो वो इसमें आ जाएगा विस्तरेण पुनः लेखिष्यामि भवतः मित्रम श्याम। ठीक है, आगे देखो। तीसरा प्रश्न है छंद अलंकार परिचय। यहाँ छंद और अलंकार के विषय में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, और संस्कृत भाषा या पूर्ण वाक्य ने, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में और पूर्ण वाक्य में आपको इसका उत्तर देना था। अनुष्टुप छंदसी कति वर्णाः भवन्ति, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो आप जानते हैं कि अनुष्टुप छंद के एक चरण में 8 वर्ण होते हैं, अष्ट। लेकिन यहाँ अब ये बात समझनी है कि
प्रतिचरण यहाँ नहीं पूछा है, छंद से ही पूछा है कि छंद में। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता हो कि चारों चरणों में जो कुल मिलाकर है वो कितने हो। तो अगर एक में 8 है तो 4 से हम इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 32। तो इसकी संस्कृत होगी द्वात्रिंशत्। तो आप लिखेंगे, उत्तर क्या बनाएंगे, अनुष्टुप छंदसि द्वात्रिंशत् वर्णाः भवन्ति प्रतिचरणे च अष्टवर्णाः। ये भी कर दें क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर क्या चाहता हो आपसे, तो उसमें साथ में ये भी लिख दें कि प्रतिचरणे अष्टवर्णाः। बस। आगे वंशस्थ छंदस्य उदाहरणम लिखत। वंशस्थ छंद का आप कोई भी उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी गौर करने की है कि वंशस्थ छंद 11वीं कक्षा के सिलेबस में नहीं था, तो ये सिलेबस से बाहर है। आप विद्यार्थी इसके लिए भिवानी बोर्ड को मेल भी कर सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये 12वीं कक्षा के सिलेबस में तो वंशस्थ छंद है, लेकिन 11वीं कक्षा के सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप कोई भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं। इंद्रवज्रा छंदसी कति वर्णाः भवन्ति। अब इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण है ये पूछा है, इसका भी उत्तर हम उसी प्रकार से देंगे, क्योंकि प्रति चरणे तो एकादश होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने होते हैं 11, और चारों चरणों में क्योंकि सारे के सारे हमारे जो सिलेबस में है वो समृद्ध हैं, तो चारों में हो जाएंगे 11 चौक 44, तो चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाः। पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देंगे, इंद्रवज्रा छंदसी चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति प्रतिचरणे एकादश च। ये और आप लिख देंगे तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर आप पूरे के आप पूछना चाह रहे हैं तो भी, और एक चरण के पूछना चाह रहे हैं तो भी। वैसे अगर प्रश्न में होता कि प्रतिचरणे कति वर्णा भवन्ति तो आपको केवल अष्ट या एकादश ये ही लिखना था। छंदसी कति गणाः भवन्ति, तो छंदसी अष्ट गणाः भवन्ति, 8 गण होते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ये भी आपको 3 प्रश्न करने हैं और ये अलंकारों से है। अनुप्रास अलंकारस्य उदाहरणम किम। अनुप्रास अलंकार का आपसे उदाहरण पूछा है तो कोई भी आप अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिख देंगे। यमक अलंकारस्य लक्षणम किम। यमक अलंकार का लक्षण आप किताब में देखें, सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। ऐसा लक्षण आपको आपकी पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। वर्ण साम्यम, यहाँ से आपको लक्षण से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रासः। वर्ण साम्यम अनुप्रासः। अगला है उपमा अलंकारस्य उदाहरणम किम। तो उपमा अलंकार का आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं पूरी पुस्तक में से या बाहर से, इसमें ये नहीं होता है कि आप कहाँ से देंगे। ठीक है। अगला भाग है भाग ग, तीसरा भाग पठित अवबोधन। तो 5वां इसमें जो प्रश्न है वो हिंदी भाषा या सप्रसंग सरलार्थ करना है पद्यांश का, अर्थात कोई एक श्लोक है उसका आपको सप्रसंग सरलार्थ करना है। ये आप ध्यान रखें कि जो बोर्ड ने आंसर की जारी की थी प्रैक्टिस पेपर की, जो सैंपल पेपर दिया था उसकी आंसर की में कहा गया था कि जो 4 जो ये अंक हैं इस प्रश्न के, उसमें आपको 1+3 ऐसे अंक मिलेंगे, अर्थात 1 अंक आपको मिलेगा प्रसंग लिखने का और 3 अंक आपको मिलेंगे सरलार्थ लिखने के। तो आपको पहले प्रसंग लिखना है। तो आप यह जो मंत्र है वो शाश्वती प्रथमो भागः, ये हमारी पुस्तक का नाम है। वेदामृतम ये पाठ का नाम है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल से लिया गया है, तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। मातास्मि भोपुत्र का ये वाला जो श्लोक है वो संतति प्रबोधनम इस पाठ से लिया गया है और महर्षि अरविंद घोष द्वारा रचित भवानी भारती नामक ग्रंथ से जो कि अवतरित है, तो आप वहां से इसको पढ़ेंगे। छठा जो प्रश्न है वो भी यही है कि गद्यांश को आपको सप्रसंग सरलार्थ के रूप में सरल करना है। 4 अंक का ये रहेगा, 1 अंक आपका प्रसंग का और 3 आपके सरलार्थ के। तो अथ कदाचित सत्वानाम भाग्य वैकल्यात्, ये वाला जो प्रश्न है ये परोपकाराय सताम विभूतय इस पाठ से लिया गया है, जो कि महाकवि आर्यसूर की जातक माला से संकलित लिया गया है। अथवा में भी है, आप ये करें या ये करें। नाति विलंबितम अश्नीयात्, यह जो गद्यांश है वो आहार विचार
इस पाठ से लिया गया है, जो कि आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता का भाग है। अगला जो प्रश्न है वो है, किन्हीं दो सूक्तियों का आप हिंदी में भावार्थ लिखें, और हिंदी भाषा में ही लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना है। जीवेम सरदः शतम और तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये दोनों की दोनों सूक्तियां पहले ही पाठ वेदामृतम पाठ से ली गई हैं, तो आप वहां से देखें। परोपकाराय सताम विभूतय, ये तो पाठ का ही नाम है, सज्जनों के शरीर परोपकार के लिए ही होते हैं, वहां से आप इसे लिखें। न केवलम रूपम शीलम अपि तर्कयामि, और ये वाली जो सूक्ति है वो आपको सौवर्ण शक्तिका सोने की गाड़ी इस पाठ में आपको मिलेगी, तो वहां से आप इसे समझें। आगे देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न यहाँ सरल करवाने लायक है। अन्वयम मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पूरयत, आपको अन्वय लिखना है। तो भो सुप्त सिंहा, ये पाठ लिया कहाँ से गया है? संतति प्रबोधनम नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें पहले में इसका उत्तर हो जाएगा भो सुप्त सिंहा उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत, पहले में हो जाएगा उत्तिष्ठत। दूसरे में भारतानाम माता स्थान अस्मि, दूसरे में अस्मि। युद्धाय कुलानि जयोस्तु भो जागृता अस्मि क्व धनु, चौथे में हो जाएगा धनु। तो पहले में हो गया उत्तिष्ठतः, दूसरे में हो गया अस्मि, तीसरे में हो गया कुलानी, और चौथे में आएगा धनु। अगला, श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि श्लोकात् चित्वा संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्य न लिखत, श्लोक से आपको प्रश्न छांटने हैं और पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। ईशः कुत्रास्ति, इसका उत्तर बनेगा यत्र लांगलीकः कठिनां भूमिं कर्षति जनपदरथ्यकर्ता प्रस्तरखंडान धारयते च तत्र ईशः अस्ति। वस्तुतः पूरा का पूरा जो श्लोक है वही इसका उत्तर बनेगा। यत्र, यत्र ही, यत्र च, इन शब्दों को हटा देंगे और बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, तो ये पूरा इसका उत्तर बन जाएगा। दूसरा, लांगलिका किम करोति, तो लांगलिका क्या करता है? कठिनाम भूमिम कर्षति, उत्तर हो जाएगा लांगलिका कठिनाम भूमिम कर्षति। प्रस्तर खंडान कह धार्यते, प्रस्तर खंडों को कौन तोड़ रहा है? तो प्रस्तर खंडान जनपद रथ्यकर्ता धार्यते। ईशः कुत्रास्ति इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, तो ईशः कुत्रास्ति यह पाठ कविन्द्र रविंद्रनाथ टैगोरस्य कृतिः गीतांजलि इति ग्रंथात् संकलितः, तो आप लिख देंगे गीतांजलि इति ग्रंथात्, कस्मात् के स्थान पर गीतांजलि इति ग्रंथात्। अगला प्रश्न, अयम गद्यांश कस्मात् पाठात् उद्धृतो अस्ति, ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से आप लिया गया है ये आपको बताना है। तो कस्मात् के स्थान पर आपको लिखना है कंथा माणिक्यम, कंथा माणिक्यम इति पाठात् उद्धृतो अस्ति। अगला प्रश्न, कह कंथा माणिक्यम एव वर्तते, तो आप यहाँ देखें सोमधरस्तु कंथा माणिक्यम एव वर्तते, ये आपको यहाँ पाठ में दिया गया है, गद्यांश में दिया गया है, तो उत्तर बन जाएगा सोमधरः कंथा माणिक्यमेव वर्तते, कह के स्थान पर सोमधरः विसर्ग लगाएंगे, उत्तर बन जाएगा। कया केन उद्घाटितम नेत्रयुगलम, ये लिखा है यहाँ उद्घाटितम त्वया अद्य मम नेत्रयुगलम, भवानी रत्न ने अपनी पत्नी को ऐसा कहा था। तो रत्ना शब्द के रूप लता के अनुसार चलेंगे, लता शब्द के रूप के अनुसार, तो तृतीया में कया पूछा है, तो तृतीया में लतया ऐसे बनता है, तो यहाँ रत्ना से बन जाएगा रत्नया, ठीक है, रत्नया। मम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, तो मम जो शब्द है यह अस्मद शब्द का रूप है और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया। अगला प्रश्न, कोष्ठकात उपयुक्त शब्दम चित्वा रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण करना है, 4 ही आपको करने हैं, आपको दिए गए हैं 5। तो पहला आर्य शूरः, उसके लिए आपका उत्तर हो जाएगा कह नहीं होगा, कह इसका उत्तर होगा। प्रश्न निर्माण की एक वीडियो है, आप उसको देख लें, क्योंकि 12वीं में भी प्रश्न निर्माण के इसी प्रकार से 4 अंक के प्रश्न आएंगे।
तो आपको इनको गलत नहीं करना है। जननी इसके स्थान पर हो जाएगा का। तनयान इसकी जगह पे होगा प्रश्न निर्माण कान। जलाभावात के स्थान पर होगा कस्मात। और लांगलिक के स्थान पर होगा कह। ये यहाँ पर ये भी गलत है, आप इसके लिए भी मेल कर सकते हैं बोर्ड को। कम इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा कह। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य परिचय। संस्कृत साहित्य परिचय के आधार पर आपको इसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है वेदाः कति सन्ति, वेद कितने हैं। तो एक पद में उत्तर आप लिखें, ऐसा आपको कहा गया है, तो एक पद में आप उत्तर देंगे तो उत्तर हो जाएगा चत्वारः। लेकिन ये आप ध्यान रखना कि संस्कृत में लिखें, ये नहीं कि 4 लिख दिया आगे, संस्कृत में आपको लिखना है। श्रीमद्भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति, तो श्रीमद्भगवद्गीता में 18 अध्याय हैं, तो आप संस्कृत में लिख देंगे 18। महाभारत से लेखक का, महाभारत के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। अगला है पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते, किस वेद में विद्यमान है। तो यह है अथर्ववेद में, अथर्व, और उत्तर हो जाएगा अथर्ववेदे, क्योंकि आपसे सप्तमी में पूछा गया है। जातकमाला कस्य रचना, कस्य षष्ठी विभक्ति में आपसे पूछा है, तो षष्ठी विभक्ति में आप इसका उत्तर देंगे आर्य सूरस्य। आर्य सूरस्य। स्क्रीन पर लिखने में राइटिंग ऐसी आती है, तो आप समझ जाएं। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ मैं इसको सही लिखकर आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न 12वां, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। उसी प्रकार से 4 ही आपको प्रश्न करने हैं, 5 आपको दिए गए हैं, एक पद में आपको उत्तर देना है। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति, तो महाभारत में कितने पर्व हैं। तो आप जानते हैं महाभारत में अष्टादश, अष्टादश, अष्टादश पर्व हैं। रामायणे कति श्लोकाः सन्ति, तो रामायण में कितने श्लोक हैं ये पूछा है, तो रामायण में है 24,000। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा चतुर्विंशतिः सहस्र। संस्कृत में लिखिए आप चतुर्विंशति सहस्र। अगला है मृच्छकटिकम कस्य रचना अस्ति। मृच्छकटिकम ये किसकी रचना है, तो ये रचना है शूद्र की, शूद्र कस्य, ऐसे आप लिखेंगे। जिस विभक्ति में आपसे प्रश्न पूछा है उसी में आप उत्तर दें। गीतांजलि कस्य कृति अस्ति, गीतांजलि किसकी कृति है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोरस्य। लास्ट में रस्य, टैगोरस्य ऐसे लिखना है, रविंद्रनाथ टैगोरस्य ऐसे लिखेंगे। भवानी भारती खंड काव्य से रचना कस्य रचना मन्यते, तो महर्षि अरविंद घोषस्य। महर्षि अरविंद घोषस्य। स्क्रीन पर जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं बाद वाला लिख रहा हूँ, महर्षि अरविंद घोषस्य। अगला प्रश्न है दीर्घ संधि या वृद्धि संधि की परिभाषा हिंदी भाषा में और उदाहरण आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो ये आप लिख देंगे अविभाव समास और द्वंद्व समास, इनमें से किसी एक की हिंदी भाषा में परिभाषा और उदाहरण संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। अपादान कारक और करण कारक की परिभाषा हिंदी भाषा में, उदाहरण आपको संस्कृत भाषा में देना है, ऐसा कहा गया है, ये आपने लिख दिया होगा। अब हम बात करते हैं पाठाधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो एमसीक्यू हैं। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, एक उनमें शुद्ध है, उसको आपको चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला है दीनाः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम। दीन का विलोम पद आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग अदीनाः। दूसरा प्रश्न है पक्षी इत्यस्य पर्यायवाचकम किम। पक्षी का पर्यायवाचक क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विहगः। तीसरा है अलंकृता इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम। अलंकृता इस पद का विलोम पद आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनलंकृता। अगला प्रश्न है जन्नी इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम। तो जन्नी का पर्याय पद है माता, ग भाग। यद्यस्माकम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। यद्यस्माकम इस पद का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो यदि धन अस्माकम ई को यह हो जाएगा, और ये संधि कौन सी है, यण संधि। अच संधि में यण संधि है, ग भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकोपयत्यासु इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो इसका संधि विच्छेद बन जाएगा प्रकोपयति धन आसु।
यहाँ भी ई को यह होगा और यहाँ भी यन संधि है। यन संधि में ई को यह, उ को वह, री को रह, ली को लय होता है। अगला, अस्ति धन एव इत्यत्र क संधि नाम। संधि का नाम आपसे पूछा है। वस्तुतः यहाँ कह नहीं आना चाहिए था, किम आना था, क्योंकि नाम पूछा है। तो नाम शब्द जो है नपुंसकलिंग है। खैर कोई बात नहीं। आप समझ गए हैं कि संधि का नाम आपको बताना है। तो अस्ति धन एव, ई को य, यहाँ भी यण संधि है और यण संधि किसका भाग है? अच संधि का भाग है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अच संधि। मुखेशु अत्र का विभक्ति, मुखेशु में विभक्ति आपसे पूछी है, तो मुखेशु में विभक्ति है सप्तमी। अगला प्रश्न 9वां, अस्मद् शब्द से प्रथमा एक वचने किम रूपम भवति। अस्मद् शब्द से प्रथमा एक वचन में रूप आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गय भाग अहम। अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं प्रथमा में। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, तो पठित्वा में आपसे प्रत्यय पूछा है, तो इसे प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो त्वा जिसके पीछे होगा तो वो कत्वा प्रत्यय का रूप होता है। तो पठित्वा में पीछे त्वा है। भावितव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययम किम, तो इसमें घ में जो लिखा है तव्यत प्रत्यय, ये प्रत्यय हो जाएगा। ज्ञापितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययम किम, ज्ञापितुम में आपसे प्रत्यय पूछा है, तो तुम जहाँ बचा हुआ हो वहाँ तुमन प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है भारता नाम माता इत्यस्य समासः अस्ति। अब देखो यहाँ भी उन्होंने गलत इसमें मिसप्रिंट किया है, गलत लिखा है। आपसे पूछा है समास, तो समास तो कौन से होते हैं? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि आदि। लेकिन यहाँ लिखा कुछ और है। वस्तुतः ये आपसे पूछना चाहता है कि समस्त पद क्या है। भारता नाम माता इत्यस्य विग्रह पदस्य समस्त पदम अस्ति। समस्त पद आपसे पूछना चाहता था। चलो आप समझ गए होंगे। तो समस्त पद यहाँ है भारत माता। अगला, चतुष्पदी इत्यत्र क समासः नाम विशेषः चतुष्पदी, चतुर्नाम पदानाम समाहार, ये द्विगु समास का उदाहरण है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः कस्य अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। वर्ण साम्यम अनुप्रास किस अलंकार का लक्षण है? तो मैंने वहां भी बताया था कि आपसे एक प्रश्न वहां भी पूछा जाएगा कि ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण है, तो अनुप्रास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छंदसी गुरु वर्णस्य चिन्ह भवति। छंदों में गुरु वर्ण का जो चिन्ह होता है उसको किस प्रकार से लिखते हैं? वस्तुतः ये पूछना चाह रहे हैं। तो घ भाग में जो अंग्रेजी का जो एस आकार का जो वर्ण होता है उसको गुरु के लिए लिखा जाता है। परितः इत्यस्मिन् उपपदयोगे का विभक्ति भवति। परितः इस उपपद के योग में कौन सी विभक्ति है, ये आपसे पूछा है। तो अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे द्वितीया, द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में 11वीं कक्षा की जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आया था उसको हमने सरल कर लिया है। और उसी प्रकार से 9वीं, 10वीं और 12वीं के परीक्षा के पत्रों को भी हम सरल करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। नमस्कार।